हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हम देखेंगे पाठ 7वां खुला आकाश। यह पूरक पठन है, ऐसा तो इसे पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक रिवीजन के मार्फत ले लेती हूँ। ये तुम्हारा स्किप भी हुआ है, लेकिन सपोज पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते, इसलिए डाल रही हूँ, समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो जन्म इनका 1927, इनके लेखक है कुंवर नारायण। इनका जन्म 1927 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ में हुई थी। परिचय: नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। विभिन्न भाषा इनको आती है, इसका मतलब। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पर की भी प्राप्त हुआ है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। इस पाठ के अंदर क्या बताया? इस पाठ के अंदर उन्होंने लिखा है कि जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए गए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। मतलब दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय, दूसरों के संघर्षों में पड़ने के बजाय खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, इसका इनका बोलना है, ऐसा इनका मानना है या बोलना है। अब देखेंगे प्रस्तुत पाठ के अंदर क्या बताया है। अंदर की दुनिया: हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज़्यादा बड़ी है। देखो क्या कहा है, हमारे अंदर की दुनिया, जो हमारा दुनिया मतलब हमारा जो जीवन है वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और बिल्कुल निर्जीव कर लेते। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। देखो क्या कहा, हम दूसरों के लिए जितना महत्व देते हैं, दूसरों के कामों के लिए जितना हम ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा अपना स्वयं का यदि ध्यान रखें तो ज़्यादा महत्व रहेगा। मकान पर मकान, ये 10 मार्च 1998 में लिखा है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। देखो वहाँ जगह ऐसी है कि वहाँ पे पेड़ लगाने की भी जगह नहीं, सिर्फ मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे, वहाँ पे कोई हवा आने की जगह नहीं, कोई पेड़ लगाने की जगह नहीं है। इतना ही नहीं कि वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है, सिर्फ मकान ही मकान है। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखो क्या कहा कि ऐसी मकानों की भीड़ है वहाँ पे कि छोटी छोटी गलियों के अंदर भी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, वहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। जिस प्रकार मकान में रहता हूँ उससे बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे के मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। क्या दिखता है? जब मैं बाहर खिड़की में से झांकता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाहर का अच्छा सा मुझे सीनरी दिखेंगी, लेकिन वैसा कुछ भी दिखता नहीं है। दिखता क्या मुझे? एक तो दूसरे का मकान दिखता या गंदगी गली में की गंदगी दिखती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी, आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। कहाँ दिखती है चिड़िया? पेड़ों के ऊपर नहीं, आसमान में उड़ती, क्योंकि आसमान भी नहीं दिखता और पेड़ भी नहीं दिख रहे, तो क्या दिखती, कहाँ दिखती वो? टेलीफोन या बिजली के तारों के ऊपर बैठी दिखती है। मगर बातचीत करती है घरों के अंदर, यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। घर के अंदर तो उनको जगह ही नहीं ना जाने को, क्योंकि इतने पैक घर है सिटी के कि उनको चिड़ियों के अंदर आने को मना ही है। उन्हें देखकर लगता है कि मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर फुदक सकते हैं हो या चू चू की आवाज़ें
निकाल सकते हैं। देखो उनकी भी स्वतंत्रता पूरी छीनी गई है, उनको भी स्वतंत्रता नहीं है, बस वो यहाँ वहाँ घूमते दिखते हैं हमको, ना उनको खाने को दाना मिलता है, ना उनके लिए आज़ादी कोई पेड़ के ऊपर बैठने की उनको कोई जगह मिलती है। मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों में एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। देखो कैसे वातावरण में वो रह रहे हैं कि ऐसा वातावरण है कि गली छोटी है, मकान ज़्यादा होने की वजह से भीड़ बहुत है वहाँ पे टेलीफोन और बिजली के बहुत ज़्यादा खंभे हैं, तारे हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे हरियाली वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मोहल्ले से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आया समझ में? सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। ऐसा साहित्य होना चाहिए कि दोनों बाजू उसकी हमको दिखना चाहिए, एक ही बाजू नहीं दिखनी चाहिए साहित्य की, दोनों बाजू से हम साहित्य पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। अब क्या कहा? जाने खुद को, अपने को देखो, खुद को पहचानो, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। सिर्फ खुद के लिए खुद को सोचना है, दूसरा अपने बारे में कोई भी सोचने की उनको जगह देना नहीं या उनको अपने इसमें आने देना नहीं। इसमें दो फायदे होंगे। कौन से दो फायदे? एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं और जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, और दूसरा हमारे उस हस्तक्षेप में दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते ही वे अपने बारे में तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते। दूसरों की सोच समझ में उतना ही भरोसा रखें जिसमें हमें अपनी सोच समझ में है। देखो क्या कहा है कि लोग सिर्फ दम्भ यानी झूठा काम करते हैं, कुछ नहीं उसके अंदर, लोगों के बीच में हस्तक्षेप करने की उनकी आदत हो जाती है। और क्या कहा है? सक्रिय होते हैं, वो दूसरों के बीच में बोलने के लिए पहले आ जाते हैं, और दूसरे की सोच समझ इतनी होती है कि उनको खुद का उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रखता है। तो इसलिए हमें कहा है कि हम अपनी सोच पर, अपनी समझ पर हमको भरोसा रखना चाहिए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा, अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। क्या कहा इसके अंदर? कि अंतर्मन है हमारा, अंतमय, अंत है आत्मा, हमारे प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न नहीं, हमारे जैसे होते हैं, हमारे से भिन्न अलग होने वाले नहीं हैं। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते ही होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। देखो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जैसे बाघ से हम हिंसक प्राणी हैं, उससे सारे लोग डरते हैं, वैसे आदमी से भी सारे लोग डरते हैं। भेड़िया, लकड़बग्गे, ये सारे हिंसक प्राणी हैं, इनसे जैसे लोग डरते हैं ऐसे प्रकार के आदमी होते हैं। और कुछ आदमी गरीब होते हैं, जैसे गाय के जैसे, बकरी के जैसे, भेड़ के जैसे, तितली के जैसे वगैरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसी सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। सारे मनुष्य एक जैसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मनुष्य को देखते हमको डर लगने लगता है, इसका स्वभाव गर्म होगा, क्रोधिला होगा, ऐसा लगता है। और कोई व्यक्ति को देखते लगता है नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे जैसा ही है, ऐसा भी हमको लगता है। यानी आदमियों को भी उन्होंने दो तरफ की, दो पशुओं के जैसे उनको उपाधि दे दी है। जैसे गरीब है तो गाय बकरी के जैसे, और जो ज़्यादा क्रोधिले हैं तो उनको भाग, भेड़िए, लकड़बग्गे जैसे दिया है। लुपा छुपा कर जीना, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुपा छुपा कर, बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। देखो हम लोग छुपा छुपा कर काम करते हैं कि मेरी असलियत क्या है ये आगे आना नहीं चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसे छुपा छुपा कर व्यवहार करते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। इतनी गंदगी हमारे जीवन के अंदर भरी हुई है कि आखिर हमको उसको छिपाना पड़ता है। अब जीने का अर्थ, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ
कम वर्ष बचे। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। क्या कहा है कि मैं जीना चाहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा पास में आ गया, कुछ वर्ष बचे इसलिए जी रहा हूँ, नहीं, ऐसा जीना नहीं है। जिंदगी है, उसको जीवित रखना है, चैतन्य में रखना है और ज़िंदगी को सही अर्थ से रूप देना है। और ज़िंदगी का जितना भी समय बचा है उसको महत्वपूर्ण जीना है, साहित्यिक चेष्टा से जीना है हमको। हमारा अविभाज्य अंग है। 75 का हो रहा हो, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे। क्या करे लेखक, मैं सिर्फ थोड़े ही दिन का बचा हूँ। 75 साल का हो गया, बोलते नहीं आता अब कब मैं चला जाऊँगा, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, पर ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जब जीवन को किसी तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। देखो क्या कहा है, यदि हमारे थोड़े से दिन बचे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं 74 साल का हो चुका हूँ, 75 साल का, और अब थोड़ा दिन है, पता नहीं कल भी मैं जा सकता या आज भी मैं जा सकता हूँ। तो लेकिन जब थोड़ा जीना है तो मुझे इनके साथ में, हर किसी के साथ में मेरी जगह बना के रखना है और मेरा जीवन उनके लिए सार्थक करना है। दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लथपथ, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कई पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। देखो कैसे मकान होते हैं वहाँ के, कैसी बातें बता रहे अपने को लेखक कि जैसे बस है एक छोटी, और बस के अंदर हम बहुत सारी सवारियाँ उसके अंदर बैठी हुई है। तो वैसे किसी को लंबे पाँव करने की जगह मिलती और किसी को नहीं मिलती। उसी तरह दिल्ली के अंदर मेरा मकान छोटा है, 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटके पड़े रहो, यानी सोए पड़े रहो या बैठे पड़े रहो। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, कहीं धीरे से, कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। क्या कहा कि ऐसी भीड़ भाड़ है कि कहीं हम गिर भी गए, बस के अंदर चल रहे, धक्का लग रहा, मुक्के लग रहे, हम गिरेंगे, बोलेंगे भी, तो ऐसे करता है कि कहीं गिर भी गए तो हमको पता नहीं चल सकता। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। जो काम हमारे को अच्छा लगता है हम उसके लिए बराबर करते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, कहते हैं ना। उसी तरह लेखक भी कह रहे हैं कि जहाँ पे हमको कुछ काम करने में मज़ा आता है, शौक है हमको, तो हम रास्ता निकाल ही लेंगे कि बना ही लेंगे उस चीज़ को। और जहाँ करना ही नहीं हमको, उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, बहाने बना लेंगे। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। दूसरों की बातें सिर्फ अपने को सुन लेना है, उसके साथ में कोई भी प्रकार की बातचीत करना नहीं है। बातचीत करने से क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, बहस हो जाएगी, वही छोड़ दो, मत सुनो। सुनने का पता ठीक है, नहीं तो उठ के चले जाओ वहाँ से, सुनो मत। ऐसा लेखक करे। चीज़ों की गुलामी, कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। देखो, कंप्यूटर मैंने ख़रीदा करके नहीं बोल रहे, वो कंप्यूटर ने मुझे ख़रीदा है कि मैं उसकी गुलामी कर रहा। उसको रोज़ पोंछना पड़ता, साफ़ करना पड़ता, उसके डस्ट निकालना पड़ता, उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता, सारी बातें मैं करा। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। देखो उसके नखरे, वही बता रही मैं, जो साफ सुफ करना। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल जीवन भविष्य है, क्योंकि सारा मेरा जो भी कुछ है सारा कंप्यूटर के अंदर ही रखा हुआ है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है कि जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। देखो, गुलामी करना भी और करवाना भी ये आदमी का स्वभाव होता है, सिर्फ तरीके बदले, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था, उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब एक चीज़ के
दर्जनों गुलाम होते हैं। उल्टा हो गया सब जमाना। पहले एक आदमी के कितने लोग काम के लिए मिलते थे उनको, लेकिन आज वैसा नहीं है। अब क्या हो गया, अब एक मशीन के पीछे कई लोग उसके गुलाम बन चुके हैं। एक कंप्यूटर के ऊपर 10 लोग आके काम करते हैं तो उसके कई गुलाम बन गए हैं, ऐसा लेखक कह रहे। आया समझ में पाठ? पाठ का नाम है खुला आकाश करके, कि खुला आकाश पक्षियों को, पंछियों को, हमको घूमने फिरने के लिए आकाश कैसा चाहिए? खुला चाहिए। और खुले आकाश में हमारा सारा जीवन अच्छा रहेगा। और यदि हम कोई इसमें आ जाएंगे तो हमारा जीवन सीमित बन जाएगा, ऐसा कवि का, लेखक का कहना है। आया समझ में पाठ? अब आपको पाठ के जो मैंने ये संधि विच्छेद तो पूरा हो चुका है, आपको सिर्फ स्वाध्याय बनाना है, स्वाध्याय लिखना है। उसके पीछे का भी ये जो पैराग्राफ है अपठित वो मैंने ले लिया था आपका, सिर्फ इतना सब स्वाध्याय, आपको स्वाध्याय कंप्लीट करके तैयार रखना है। ओके, ठीक है, अब इतना काम कर लेना।